गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, जिसके पार्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की बात की, उसकी उपयोगिता की बात की हमने। अब हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं। तो विद्युत अपघटनीय सेल व विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वो तो क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल होता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। वो जो सेल है वो क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल, जिसके अंदर एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव भी होता है। लेकिन हम विद्युत रासायनिक सेल की बात करें जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो होता है विद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल। जैसे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल इसका एग्जाम्पल माना जाता है। गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल इसी के अंदर आता है। तो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल की या अपने बोल सकते हैं डैनियल सेल भी बोल सकते हैं इसको। ये एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर जिस धातु का लवण होता है उसी धातु का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और एक सैरंध्र दीवार से इसको पृथक किया जाता है या फिर लवण सेतु लगाते हैं। हम दोनों ही तरीके अपना सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बनाती हूँ सबसे पहले।
ये तो ऐसा डायग्राम था जिसके अंदर सेरेंदर दीवार बनाई हुई है। अब हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें दो अलग अलग पात्र लेंगे और दोनों अलग अलग पात्रों के अंदर हम इलेक्ट्रोड को डालेंगे। तो पहले मैं इसी को भी बना लेती हूँ, फिर साथ में ही समझाऊंगी आपको दोनों। ये एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो जिंक और कॉपर के बनाए जाते हैं। तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ आता है। तो जिंक को एनोड के रूप में और कॉपर को कैथोड के रूप में काम में लिया जाता है। ये एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमने एक ही पात्र लिया है, उसके अंदर सेरेंदर दीवार बनाई है जो इन दोनों इलेक्ट्रोड को पृथक करने का कार्य करती है। जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हमने और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और ये एनोड नेगेटिव का और कैथोड पॉजिटिव का और वोल्टमीटर के साथ में हमने जोड़ दिया। लेकिन ये भी डेनियल सेल का ही डायग्राम है और वो भी डेनियल सेल का ही डायग्राम है। इसमें सेरेंदर दीवार ली हमने, लेकिन यहाँ पर हमने लवण सेतु को काम में लिया। दो अलग अलग पात्र हमने काम में लिए। जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हमने और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव, जो एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। और एक हमने यू आकार की नली ली जिसको लवण सेतु के रूप में यूज में लिया। तो इस लवण सेतु वाली जो यू आकार की नली होती है उसके अंदर हम KCl का एगार सॉल्यूशन भर लेते हैं और इस सॉल्यूशन को भर करके और इसको अंदर की साइड
डिप कर देते हैं दोनों पात्र के अंदर। तो इस तरीके से एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन कर रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और धनायन बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की कंडीशन यही होती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युति का बनना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ये सारी कंडीशन ऑक्सीडेशन की होती हैं। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और Zn+2 में चेंज हो रहा है और उसके बाद में वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ग्रहण कर रहा है और कॉपर में चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉपर +2 आयन की फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड पर पृथक पृथक अभिक्रियाएँ होती हैं जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसलिए इस सेल को विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर एनोड और कैथोड पर अलग अलग रिएक्शन होती हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन जो होती है, तो एनोड क्या है, जिंक है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है और Zn+2 में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। और उसके बाद में कैथोड जो है, कैथोड किसका है, कॉपर का, ये +2 आयन फॉर्म में है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn और कॉपर +2 आयन और Zn+2 आयन और कॉपर। इस प्रकार ये जो हमारी होती है वो होती है टोटल रिएक्शन। क्या होती है, टोटल रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन इस प्रकार होती है, Zn प्लस कॉपर +2 आयन और Zn+2 प्लस कॉपर। तो इस तरीके से डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के अंदर सेरेंदर दीवार को काम में लिया जाता है और इसके अंदर हम किसको काम में लेते हैं, लवण सेतु को काम में लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल काम में लिया हमने वो था डेनियल सेल। तो डेनियल सेल की कार्यविधि इसी प्रकार से संपन्न होती है और ये जो सेल है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार का सेल जिसमें रिएक्शन दोनों साइड हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि सीधी दिशा में भी रिएक्शन हो सकती है और विपरीत दिशा में भी रिएक्शन हो सकती है, तो उस सेल को बोला जाता है उत्क्रमणीय सेल। तो इस प्रकार के सेल में हम जितना विद्युत वाहक उस सेल का होता है उससे अधिक लगा दें तो विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लगी जाती है, लेकिन सेल रिएक्शन भी विपरीत दिशा में होने लग जाती है। वो सेल होता है उत्क्रमणीय सेल। और जो अनुत्क्रमणीय सेल है उसकी हम बात करें तो अनुत्क्रमणीय सेल ऐसा सेल जिसके अंदर सेल का विद्युत वाहक जितना है उससे भी अधिक अगर हम विद्युत वाहक बल लगा दें तो विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लग जाएगी, लेकिन रिएक्शन विपरीत दिशा में संपन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार के सेल को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय सेल।
तो पहले हम बात करते हैं उत्क्रमणीय सेल की। उत्क्रमणीय सेल ऐसा सेल जिसमें सेल का जितना विद्युत वाहक बल होता है उससे अधिक विद्युत वाहक बल लगा देंगे तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में होने लग जाएगी और रिएक्शन भी विपरीत दिशा में होने लग जाएगी, तो उस सेल को बोला जाएगा उत्क्रमणीय सेल। जैसे हमारे पास Zn और प्लस Cu+2 आयन इस प्रकार ये रिएक्शन कर रहे हैं और किस में चेंज हो रही हैं, Zn+2 में और प्लस कॉपर में। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी विपरीत दिशा में रिएक्शन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी Zn प्लस कॉपर+2 आयन। इस तरीके से इस प्रकार अगर हम 1 व 2 रिएक्शन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि Zn प्लस Cu+2 आयन और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Zn+2 आयन और कॉपर में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न होने लग जाती है। ये उत्क्रमणीय सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अनुत्क्रमणीय सेल की बात करें, अनुत्क्रमणीय सेल अगर जितना सेल का विद्युत वाहक बल है उससे अधिक विद्युत वाहक बल लगा दिया जाए तो विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लग जाएगी, लेकिन रिएक्शन विपरीत दिशा में नहीं होगी। अगर हम H2SO4 के अंदर कॉपर या जिंक इलेक्ट्रोड को डाल दें तो यहाँ पर जो अनुत्क्रमणीय सेल बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर रिलीज होने लग जाएगी। जैसे हम बात करें Zn की तो Zn और 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे Zn+2 आयन और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाएगी। इसी प्रकार कॉपर और ये 2H पॉजिटिव निकालेंगे तो ये कॉपर+2 आयन में और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से रिएक्शन विपरीत दिशा में नहीं होंगी, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय सेल बोला जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नया ही प्रकार का सेल बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। ये था उत्क्रमणीय सेल व अनुत्क्रमणीय सेल। उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब देखो धातु व इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव लगता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या जितना विभव उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसको ज्ञात करने का जो तरीका होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से ज्ञात कर सकते हैं हम। भी हमें मानक अपचयन विभव ज्ञात करना है तो इस E0 सेल का मान E कैथोड माइनस E एनोड से ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेंसर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। E0 सेल RT NF और लेन क्यू, ये इक्वेशन यूज में लेकर के हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, या किसी भी जो सेल है या इलेक्ट्रोड है उसके लिए जो हम काम में ले रहे हैं विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड या सेल हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर वोल्टमीटर लगाया होता है, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको हम इन इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा, एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन व साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक,
साम्य स्थिरांक को Kc से डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच व Kc साम्य स्थिरांकों को ज्ञात करना, इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी को कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो डेल्टा जी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या किसके द्वारा करेंगे हम, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा जो उत्पन्न कार्य है वो किसके बराबर होता है, NFE के बराबर होता है। जो कोई भी इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा उत्पन्न कार्य जो होता है वो NFE के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर डेल्टा जी बराबर कर सकते हैं W इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न कार्य माइनस डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर और W बराबर क्या है, NFE। तो NFE हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी को काउंट करना हो तो माइनस इधर लगा सकते हैं NFE। इस वैल्यू को हमने पहले भी यूज में लिया था, जब हमने नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ी थी उसमें भी इसको काम में लिया था हमने। और अगर हमें डेल्टा जी नोट निकालना हो तो माइनस NFE इसके द्वारा हम काउंट कर सकते हैं, इसके द्वारा हम काउंट कर सकते हैं। ई सेल, यहाँ ई के आगे क्या लगा सकते हैं, ई सेल नोट के लिए निकाला तो ई नोट सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का मान हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा, या फिर अपने नाम दे सकते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसके द्वारा हम डेल्टा एस जो है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके द्वारा डेल्टा जी की जो इक्वेशन है उसका यूज करके हम जो हमारे पास डेल्टा एस है उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस को किस प्रकार कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक को स्थिर दाब पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित कराएंगे। स्थिर दाब पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करने पर, टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करने पर अवकलित कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी अपॉन में डेल टी, क्योंकि टेम्परेचर के सापेक्ष करवा रहे हैं तो डेल डेल्टा जी और डेल टी, माइनस का माइनस और प्रेशर क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद में एन एफ ऐसे की ऐसे आ जाएगा और डेल ई अपॉन में डेल टी और पी। हम डेल ई का अवकलन कर सकते हैं तो डेल ई अपॉन में डेल टी पी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एस के बराबर है, किस डेल्टा एस के बराबर है। तो एन एफ ई ये रख सकते हैं हम, डेल ई अपॉन डेल टी और पी। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस का मान निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच को किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
इसके द्वारा हम डेल्टा एच को काउंट कर सकते हैं। अगर नोट लगाते हैं तो सबके ऊपर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो इस तरीके से जो डेल्टा एच है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब बच गया केसी। केसी का हमने यूज़ किया था नैनसर्ट इक्वेशन के अंदर, उसके द्वारा हम केसी का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास केसी का मान, या फिर अपने लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ केसी। केसी को काउंट करना है हमें, तो केसी को किस प्रकार काउंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो जिंक प्लस कॉपर, एक इलेक्ट्रोड जिंक लिया हमने और कॉपर प्लस 2 आयन, और ये चेंज हो रहे हैं Zn+2 में और प्लस कॉपर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए केसी रखेंगे तो क्या रखेंगे, Zn+2 अपॉन में कॉपर +2। तो नैनसर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल ई नोट सेल माइनस RT NF लेन केसी, ठीक है। केसी की जगह हम ये भी रख सकते हैं Zn+2 और कॉपर +2, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल, और इनकी पूरे की वैल्यू रख देंगे 8.314 298, और n का मान 2 और 96,500 इंटू में 2.303, और लोग Zn+2 और कॉपर +2, इसकी जगह हम केसी रख देंगे। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.05916, और लोग Zn+2 और इसकी जगह हम केसी रख देंगे। तो यहाँ पे ई सेल का मान क्या है, 0, तो बराबर ये 0 हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.05916 अपॉन में 2 लोग केसी। तो ई नोट सेल, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 0.05916 अपॉन में 2 और लोग केसी, और लोग केसी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा लोग केसी तो निकाले, इसके साथ में मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा ई नोट सेल इंटू में 2 0.05916, इसके द्वारा हम केसी का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखने के बाद में 0.05916, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 लगा दिया, और उसके बाद में लोग केसी को निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई सेल इंटू में 2 0.05916। तो इस आधार पर हम केसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। केसी यहाँ पर क्या है कि साम्य स्थिरांक है, तो साम्य स्थिरांक का मान अपने आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है